नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? परीक्षा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है ना? सब अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना? तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। हमने अपने पिछले कक्षा में कौन कौन से पाठों की रिवीजन किया है? जल, वायु और प्रकाश से भी हमने आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो आज हम क्या करेंगे, प्रकाश का जो बचा हुआ भाग है उसको, और कार्य तथा ऊर्जा, उन दोनों पाठों की हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से पढ़कर आए हो, क्योंकि जब भी मैं प्रश्न पूछती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से जवाब देते हो। इसका मतलब है आप सब पढ़ रहे हो। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग शुरू करें बच्चों। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो प्रकाश क्या है, बोलिए। आप वहां पर बैठ के ही बोल सकते हो बिना माइक ऑन किए। और आपको अगर हम कुछ पूछते हैं तो मैसेज करना है तो मैसेज भी कर सकते हो। तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। क्या है बच्चों? प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। जैसे कि सूर्य एवं तारे, है ना, सूर्य तारे सभी क्या है, प्रकाश के कैसे स्रोत है बच्चों? प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत है। और जैसे कि विद्युत बल्ब हुआ, टॉर्च हुआ, मोमबत्ती हुआ, ये सब क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। कैसे स्रोत है? मानव निर्मित, या हम लोग कह सकते हैं कृत्रिम स्रोत। ठीक है, कोई भी नाम से आप बोल सकते हो। फिर हमने क्या देखा, प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में चलता है ना? तो कैसे रेखा में चलता है प्रकाश? सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सीधी रेखा। तो प्रकाश जो है हमेशा कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। फिर जिन वस्तुओं से प्रकाश गुजर जाता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश जो है वो गुजर जाता है, यानी ट्रांसपेरेंट, हम आर पार देख सकते हैं जिसको, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं कि पारदर्शी वस्तुएं कौन से हैं, अपारदर्शी कौन से हैं, ठीक है, पारभासी कौन से हैं, वो सब आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं, उदाहरण याद है ना आपको? चलिए, फिर जो है हमने क्या देखा, तो यानी जैसे प्रकाश गुजर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जिन वस्तुओं में प्रकाश नहीं गुजर पाता है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। यानी जैसे कोई गत्ता सब हो तो क्या है, वो प्रकाश जो है गुजर नहीं पाता है आर पार, आप देख ही नहीं पाते हो उसके नीचे क्या रखा हुआ है ना? तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी, जिनसे प्रकाश गुजर नहीं पाता है। ठीक है, सुनिए, अभी आप सब सुन के सारे टर्म्स क्या है उसे समझना काफी है। और जिन वस्तुओं से प्रकाश जो है कैसे गुजरता है? आंशिक रूप से। यानी हमने आपको बताया था ना, जैसे कि एक तेल लगा कागज है, या फिर कोई भी ऐसा चीज जो हल्का हल्का सा, जैसे पॉलिथीन कवर है जो रंग का है, कोई भी और रंग का है, या फिर कोई भी ग्लास में जो है कांच में पेंट लगा हुआ है, तो उन सब से क्या है, जो है आधा यानी आंशिक रूप से गुजरता है, ऐसे वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता है ना? चलिए, फिर हमने किसके बारे में बात किया? फिर हमने देखा, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इतनी बातें क्लियर है ना? तो इसमें आप क्या करोगे, ये सारे टर्म्स को अच्छे से पढ़ के रखोगे। ठीक है, इन सभी टर्म्स को क्या करना है आपको? अच्छे से पढ़ना है। फिर हमने क्या देखा कि प्रकाश जो है, प्रकाश स्रोत के सामने किसी अपारदर्शी वस्तु के आने से क्या बनता है? जैसे कोई प्रकाश है, उसके सामने कोई अपारदर्शी या कोई भी, जैसे आप खड़े हो गए, तब जो है क्या बनता है? वस्तु के आने से वस्तु की छाया बनती है। ठीक है, उसकी परछाई बनती है, छाया बनती है। और छाया का मध्य भाग जो अधिक काला होता है, ठीक है, जो छाया का जो बीच का मिडिल जो भाग होता है ना बच्चों, जैसे मध्य भाग जो है, वो जो है कैसा होता है? जो अधिक काला होता है,
अधिक काला। आप समझ लीजिए, अभी आप सारे ध्यान से सुनना काफी है, ठीक है। जो अधिक काला होता है वो जो है, जो वस्तु जो अधिक काला होता है मध्य भाग, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रछाया। तो कोई भी अगर आपसे टर्म्स पूछा जाए कि ये क्या है, प्रछाया क्या है, छाया क्या है, उपछाया क्या है, तो आपको वो सारी बातें याद आना चाहिए। तो जो अधिक काला भाग होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रछाया कहेंगे। और जो कम काला होता है, जो कम काली यानी आपका जब परछाई देखते हो तो ऐसा होता है ना कि एक थोड़ी जगह बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है और थोड़ी जगह जो है कम काला लग रहा है। तो जो कम काला भाग जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उपछाया। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं बच्चों? उपछाया कहते हैं। ठीक है, उपछाया, प्रछाया, छाया, ये तीनों बातें आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये याद रखोगे। फिर हमने क्या पढ़ा इसमें? जो सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आपने पढ़ा ना, और उसके चित्र को भी बनाकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा। ठीक है, सूर्य ग्रहण में जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से चंद्रमा की छाया कहां पर पड़ता है? कहां पर पड़ता है बच्चों? पृथ्वी पर पड़ती है ना? पृथ्वी पर पड़ती है। और सूर्य ग्रहण जो है सदैव कौन सा दिन होता है ये पूछते हैं? अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या। ये जरूरी नहीं कि हर अमावस्या में सूर्य ग्रहण हो, पर जब भी होता है तब कब होता है? अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, इन सब बातों को आपको अच्छे से याद करना है। सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी, यानी जो सूर्य है, सूर्य और जो है पृथ्वी, पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? ये पृथ्वी है, तो इसके बीच में कौन आ जाता है? हमारा मून आ जाता है। ठीक है, चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो इतनी बातों को इसमें किसमें आप याद रखोगे? अमावस्या में याद रखोगे। अब हम जो है देखते हैं, तो सूर्य ग्रहण पता लग गया ना क्या है। अब हम देखते हैं चंद्र ग्रहण क्या है। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम आपको बता रहे हैं, उन सबको क्या करना है? आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब जो है चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण, अगर आप पढ़ते समय पूरी बातों को आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो थोड़े थोड़े बातों को आप याद रखिएगा। ठीक है, पढ़ के रखिएगा कि कोई भी प्रश्न आए तो आसानी से कर सको। तो चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यानी जो सूर्य होता है ना, और जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? हमारा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी आ जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तब क्या होता है? जो पृथ्वी होती है ना, हमारी अर्थ, पृथ्वी की छाया किस पे पड़ती है? ये चंद्रमा पे पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो आपको याद रखना है, सूर्य ग्रहण में कौन बीच में आता है, चंद्र ग्रहण में कौन बीच में आता है, और किसकी छाया किस पर पड़ती है। ठीक है, और जो है जो चंद्र ग्रहण है बच्चों, वो सदा कब होता है? कौन सा दिन होता है? कौन सा दिन होता है? बोलो, सही बोल रहे हो। वो जो है हमेशा कौन सा दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, जब भी, ये जरूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा में हो, लेकिन जब भी हो तो पूर्णिमा के दिन ही होगा। तो इतनी बातों को आपको पता लग गया ना। अब थोड़ी सी और बातें देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अब हम लोग जो है हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को जरा देख लेते हैं। आप जरा सुन लीजिए, ठीक है, क्या क्या है इसमें, क्या क्या दे रखा है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला देखिए, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? दो प्राकृतिक तथा दो मानव निर्मित प्रकाश स्रोतों के नाम लिखिए तथा उनकी विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? आप जो है उसके डेफिनेशंस लिखो। सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है,
तो प्रकाश स्रोत है, क्या है बच्चों, बोलो। जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये बात आपको पता है ना। चलिए, फिर जो है, फिर क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और आप उसके उदाहरण भी लिखोगे, सूर्य, जुगनू और तारे, और भी जो भी आपको प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। और तारे क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अगर आपको ज्यादा उदाहरण नहीं पता तो कम से कम सूर्य, जुगनू, तारे, ये सब तो आप लिख ही सकते हो ना। तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो इस तरह से उसका उत्तर कीजिएगा। फिर जो है कृत्रिम प्रकाश स्रोत, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा, है ना, उन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना। क्लियर है ना ये बात। जैसे कि दीपक हुआ, लालटेन हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, ट्यूब लाइट हुआ, आदि, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण है उसके। फिर देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये सब आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, आप सिर्फ सुनिए, ठीक है, क्या है, कौन कौन से प्रश्न है। तो जरा आप सुनते समय भी क्या हो सकता है, कई बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप लोग जो है आसानी से उत्तर दे पाओगे सभी बातों का। अपने आसपास दिखाई पड़ने वाले वस्तुओं में से दीप्त अदीप्त वस्तुओं को छांट के लिखिए। तो ऐसे अगर कोई प्रश्न आया तो देखिए, सबसे पहले दीप्त और अदीप्त वस्तुओं को आप अलग अलग करके पढ़ के रखिएगा। दीप्त वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश मिलता है ना, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, जुगनू है, सूर्य है, तारे है, टॉर्च है, लालटेन है, विद्युत बल्ब है, इन सबसे क्या है, प्रकाश, दीप्त वस्तुएं, ठीक है। अदीप्त यानी जिनसे प्रकाश जो है नहीं मिलता है हमें, ठीक है, प्रकाश नहीं प्राप्त होता है। कुर्सी हुआ, मेज हुआ, और चंद्रमा भी, अब हमने आपको बताया ना कि वो भी क्या है, अदीप्त वस्तुओं में आते हैं। दर्पण हुआ, चारपाई हुआ, ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं, ठीक है, ईंट हुआ, बैग हुआ। तो ये सारे उदाहरण आप पढ़ के रख लीजिएगा। उसके बाद जो है अगला जो हमने आपसे बताया था, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी वस्तुओं की परिभाषा लिखिए, ठीक है। और उनकी जो है अपने आसपास दिखाई देने वाले वस्तुओं में से कौन कौन से है ये सारे वस्तु, उनका नाम लिखने को बता रखा है। तो ये हमने आपको बता ही रखा है, फिर भी जरा देख लीजिए कैसा आप डेफिनेशन लिखोगे। पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं क्या है, ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे स्वच्छ जल, स्वच्छ कांच, ग्लिसरीन आदि, ठीक है, ये सब उदाहरण आप दे सकते हो। अब अगला देखिए, पारभासी क्या है, ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग बाहर निकलता है उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि तेल लगा कागज, ठीक है, घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर आदि। फिर जो है अपारदर्शी क्या है, अपारदर्शी वस्तुएं यानी ओपेक, ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, धातु की चादर, दर्पण, दफ्ती आदि, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन सबको जो है अच्छे से पढ़ लोगे, इतनी बातें पढ़ लोगे तभी जो है प्रकाश के बहुत सारी बातें आपको आ जाएगा। फिर एक प्रयोग दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में गति करती है। अगर ऐसे कोई प्रश्न आए तो आपके किताब में जो है एक एक्सपेरिमेंट दिखा रखा था ना, कि समान आकार की तीन जो है मोमबत्तियां लिया, और जो क्या ले रखा है हमने, सॉरी, समान आकार के तीन आयताकार दफ्ती यानी जो है गत्ता, है ना, या दफ्ती का टुकड़ा कुछ ले लिया, और एक मोमबत्ती लिया, और दफ्ती के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर क्या किया हमने, उनकी इसमें छेद कर दिया, है ना। फिर जो है अगर हम इस किसी को भी आसपास इधर उधर सरका देते हैं तब क्या होता है, प्रकाश गुजरता नहीं है। अगर नहीं सरकाते हैं तब क्या होता है, प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। वो परीक्षण आप जरा पढ़ना काफी है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको भी आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। उसे आप जो है अपनी ही स्वयं के भाषा में लिखना काफी है, जरा पढ़ने से ही आपको पता लग जाएगा। तो
अगला देखिए, ये देखिए अगला प्रश्न आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। छाया, प्रछाया तथा उपछाया से आप क्या समझते हो, है ना? प्रयोग द्वारा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, छाया क्या है, प्रछाया क्या है, उपछाया क्या है। इन तीनों बातों का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, है ना? तो जब प्रकाश के बड़े स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, तब यह छाया एक समान काली नहीं होती है। ठीक है, अगर नहीं ऐसे लिख नहीं सकते तो सिंबल रूप में भी आप लिख सकते हैं। और इस छाया में दो भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, प्रछाया कहलाता है। ठीक है, और प्रछाया के चारों ओर का कम काला भाग जो है उपछाया कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखोगे। फिर जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब और कैसे लगता है, तो इसका आप चित्र भी आपको जो है खींच के जो है बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो जो है सूर्य ग्रहण क्या है बच्चों, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। और जो है सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन ही लगता है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया। फिर क्या है चंद्र ग्रहण, क्या है बोलो, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण सदैव कब लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, तो इतनी बातें जो है आपको इस पाठ में क्या करना है, पढ़कर रखना है। इतनी बातें अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो जो है इकाई 14 जो प्रकाश है वो क्या हो जाएगा, आपको जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने अगले चैप्टर की तरफ चले। चलिए, अगला जो है कार्य तथा ऊर्जा। अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बच्चों, कार्य तथा ऊर्जा। अभी आपके स्कूल में भी रिवीजन चल रहा होगा ना, तो जब सारे रिवीजन एक साथ हो रहा होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, सबका जवाब दे सकते हो और ध्यान से पढ़ भी सकते हो। तो बच्चों, कार्य तथा ऊर्जा, तो सबसे पहले आपको ये पता लगना है कि जो है कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, जो कार्य करते हैं ना बच्चों, हम लोग जो भी कार्य करते हैं तो कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है ना? कार्य करने की जो है क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। फिर फिर हमने क्या क्या पढ़ा है इस पाठ में, जो है कार्य का, कार्य तथा ऊर्जा, यानी जो कार्य है तथा ऊर्जा। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक पूछा जाता है। ठीक है, मात्रक क्या है कार्य का या फिर ऊर्जा का, दोनों का मात्रक क्या है, जूल होता है, जूल। ठीक है, इस बात को आप याद रखोगे, अभी से दिमाग में बिठा लीजिए, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, जूल होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल होता है। फिर क्या देखा हमने इसमें, यदि विस्थापन शून्य हो तो क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा इसमें, अगर हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, यदि विस्थापन अगर शून्य हो तब क्या होता है, जो जो भी कार्य होता है, कोई भी कार्य चाहे आपने कितना भी कुछ भी कर रखा हो, वो क्या होगा, वो हमेशा शून्य रहेगा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने जो है विभिन्न प्रकार के क्या पढ़ा है, ऊर्जा के बारे में पढ़ा, है ना? जो है ऊर्जा युक्त, यानी आपने किसी भी चीज में अगर हमने फोर्स लगाया, ऊर्जा लगाया, तो ऊर्जा युक्त वस्तु जो है कार्य करने में क्या होता है, सक्षम होता है। यानी आप किसी को फोर्स लगा रहे हो, यानी आपने अपनी ऊर्जा लगाया तो उसके द्वारा आप जो है कोई भी कार्य कर सकते हो। फिर हमने ऊर्जा के प्रकार पढ़े, जरा हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से ऊर्जा के प्रकार पढ़ रखा है। चलिए, हमने जो है ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार पढ़े। प्रकाश ऊर्जा आपने पढ़ा है ना बच्चों, तो जो है प्रकाश ऊर्जा क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उनकी वृद्धि होती है ना, वो बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है,
रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में होता है, तो क्या बोलोगे आप? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। तो इस पार्ट में आपको मेनली क्या देखना है कि कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में बदलता है। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा देख लिया ना। फिर देखिए ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी। ऊष्मीय ऊर्जा क्या है बच्चों? ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, जो किसके कारण होता है? ताप के कारण। जो तापमान होता है ना, उसके कारण क्या होता है? हीट एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा होती है। और ऊर्जा के अन्य रूप की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। ठीक है, ऊष्मा भी क्या होता है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित होती है। वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण, तो यानी उसमें जो ताप के जो अंतर होता है उसके कारण क्या होता है? स्थानांतरित ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। यानी वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण क्या होता है? जो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदल जाता है उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जेम्स वाट ने क्या बनाया था, हमने आपको बताया था ना, भाप का इंजन का आविष्कार किया था। तो ये नाम भी आप याद रखोगे, जेम्स वाट। ठीक है, किसका आविष्कार किया था। फिर जो है हमने कौन सा ऊर्जा देखा? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो किसी निश्चित समय में धारा के द्वारा किया गया कुल कार्य, यानी जो है करंट यानी विद्युत के द्वारा किया गया जो कुल कार्य है उसे क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा में कार्य करने की क्षमता होती है, तो इसीलिए विद्युत ऊर्जा को भी क्या कहते हैं? एक प्रकार का ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे ऊर्जाओं को आपको याद करना है। फिर चुंबकीय ऊर्जा क्या है? चुंबकत्व के कारण किसी चुंबक में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। फिर जो है ऊर्जा के स्रोत के बारे में आपको पढ़ना है, नवीकरणीय व अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो नवीकरणीय क्या है ये आपको याद रखना है। वायु, जल, जंतु अपशिष्ट। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या है? पुनः प्राप्त करना, हमें ये दोबारा प्राप्त हो जाता। वायु जो है हमेशा हमें प्राप्त होती है। जल, जंतु अपशिष्ट तथा सौर ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत है। प्रकृति में क्या होता है? इसकी आपूर्ति निरंतर होती रहती है। ठीक है, अतः इन्हें हम लोग बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसे ऊर्जा जिन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है क्या कहते हैं? बोलो, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ठीक है, और इसके लाभ भी बहुत सारे हैं। वातावरण कम प्रदूषित होता है। कभी कभी पूछा जाता है क्या लाभ है क्या हानि है, तो इससे अधिक से अधिक ऊर्जा भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है बच्चों? जैसे कि पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि क्या है? पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत है। और इन स्रोतों के समाप्त होने पर क्या होता है? इन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते, है ना, संभव नहीं है। तो ऐसे स्रोत को जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, जो तत्व क्या है? समाप्य स्रोत भी कहते हैं, जो समाप्त हो जाता है। इन स्रोतों के भंडार का भंडारण सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, तो इसका विवेक पूर्व उपयोग ना करने पर क्या होता है? ये शीघ्र समाप्त हो जाता है और ऊर्जा संकट आ जाता है। तो आज जो है हमने ये दोनों, अब जो इसके एक्सरसाइज है ये हम जो है अगली कक्षा में फिर करेंगे, क्योंकि हमें जो है अभी किसका समय हो रहा है? प्रश्न उत्तर का समय हो रहा है। और एक और बात आपसे बता देते हैं, अगली कक्षा में आपको कौन से दो पार्ट पढ़कर आने हैं? बोलो, अगली कक्षा में जो है आपको, चलिए, अगली कक्षा में आपको कौन कौन सी इकाई पढ़ने? इकाई 12। ठीक है, उसको रिविजन आप कर कर आओगे, अच्छे से पढ़ कर आओगे। अभी से नोट कर लीजिए, इकाई 12 कौन सा है? गति। और इकाई 11। ठीक है, 12 और 11 ये दोनों पाठों को आप क्या करोगे? अच्छे से पढ़ कर आओगे। एक गति है और एक मापन। ठीक है,
तो सभी अपने किताब बंद कर दीजिए, नोटबुक निकालिए जल्दी से, हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए किताब सब बंद कर दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़े से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए बच्चों, कोयले में होती है, कोयले में क्या होती है? ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। कोयले में होती है ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर लिख लीजिए, ठीक है, वन का जो भी उत्तर है। गतिमान रेलगाड़ी में ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है गतिमान रेलगाड़ी में? ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ये सारे प्रश्न जो है आपके किताब में दे रखे हैं, ठीक है, इन सबको अच्छे से पढ़ना है आपको। तो गतिमान रेलगाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चलिए अगला देखिए, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, कौन सा है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत? बायोमास, जल, पत्थर का कोयला। अगला देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? पेट्रोल, सौर ऊर्जा, डीजल। नवीकरणीय, इसके लिए आपको पता होना चाहिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है, ठीक है, तभी आप इसका उत्तर दे पाओगे। अगला देखें, कार्य करने की क्षमता को डैश कहते हैं? बल, ऊर्जा, स्थापना। अब अपने नोटबुक में लिखना काफी है, ठीक है, जो उसका उत्तर है लिखना काफी है, फिर हम एक साथ बोलेंगे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न देखें, भोजन में ऊर्जा डैश रूप में संचित रहती है? रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। भोजन में कौन से रूप में संचित रहती है? अगला देखें, पटाखे के विस्फोट में कौन सी ऊर्जा होती है? पटाखे की विस्फोट में कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। कोई किसी को दिखाएगा नहीं और देखना भी नहीं है, जो आपको स्वयं उत्तर पता है सिर्फ उसी का लिखना है, ठीक है, गलत होने से कोई बात नहीं। चलिए आठवां देखते हैं, आठवां प्रश्न, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को डैश कहते हैं? ए गतिज ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा। गति के कारण। अगला देखिए, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को डैश कहते हैं? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को डैश कहते हैं? ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए 10वां देखिए,
एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक डैश है। कार्य का मात्रक क्या है? ए नूल, बी जूल, सी रूल। कार्य का मात्रक क्या है बोलना है आपको। चलिए अब उत्तर के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। ओके श्रीनाथ जी प्लीज अनम्यूट देम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कोयले में क्या होती है बोलो। बोलो रासायनिक रासायनिक ऊर्जा। बिल्कुल सही, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। गतिमान रेलगाड़ी में ऊर्जा है, कौन सा ऊर्जा है? कौन सा है बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, गतिज ऊर्जा। सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अगला देखिए, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। बिल्कुल सही, पत्थर का कोयला। चौथा प्रश्न देखिए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। हाँ सौर ऊर्जा। बहुत अच्छे बच्चों, सब अच्छे से पढ़ रहे हो है ना। कार्य करने की, सॉरी एक मिनट रुकिए। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बोलो। ऊर्जा। बिल्कुल सही। भोजन में, चलो देखते हैं ये आप बताते हो कि नहीं। भोजन में डैश ऊर्जा। बिल्कुल सही, रासायनिक ऊर्जा। बहुत अच्छे पढ़ रहे हो आप लोग, रासायनिक ऊर्जा। पटाखे के विस्फोट में बोलिए कौन सी ऊर्जा होती है? हाँ, आप दीपावली सब में पटाखे फोड़ते हो ना, तो कौन सी ऊर्जा आती है? ध्वनि ऊर्जा भी होती है और प्रकाश ऊर्जा भी होती है, दोनों होते हैं। ठीक है बच्चों। आठवां देखिए, किसी वस्तु में गति के कारण। बिल्कुल सही, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है बोलो। हाँ कई लोग बोल रहे हैं, बोलिए कौन सा है? स्थितिज ऊर्जा कौन सा है बोलो। हाँ स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक बोलो कौन सा है? जूल। बिल्कुल सही जवाब। तो मेरे बच्चों, आप सबने बिल्कुल अच्छे से जवाब दिया सभी ने। कई लोगों ने मैसेज भी कर रखा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। मेरे बच्चों इसी तरह आप पढ़ते रहना और अच्छे अच्छे मार्कों के साथ आपको पास होना है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं। अभी आपका समय हो रहा है अंग्रेजी को पढ़ने का, तो आप सब अपनी इंग्लिश क्लास के लिए रेडी हो जाइए। हम लोग यहीं पर रोकते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।